डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। आज मैं आपके सामने पुनः राजनीतिक दल नामक अध्याय का दूसरा भाग लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम लोग इसे समाप्त करने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारी क्लास है आज किस बेसिक्स पर आधारित होगी। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य दल, जैसा कि कल मैंने आपको ही बताया था। राज्य दल के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे राजनीतिक दल हैं, इनकी चुनौतियां क्या हैं। राजनीतिक दल हैं, उनकी चुनौतियां क्या हैं, ठीक है। और फिर जो राजनीतिक दल हैं, इनमें सुधार क्या क्या किए जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दल बदल कानून। हम लोग पढ़ेंगे दल बदल कानून, ठीक है, जो कि 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। क्या प्रावधान थे इसके हम लोग आगे देखेंगे। और भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है, ठीक है, ये आज का हमारा सवाल रहेगा। ये सब के सब आपसे पेपर में सवाल पूछे गए हैं, याद रख लीजिएगा आप लोग। ये दल बदल कानून भी आपसे पेपर में पूछा गया था 2022 में, और ये आपका भारतीय लोकतंत्र रहेगा, ठीक है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, आज की क्लास की शुरुआत हमारी होगी राज्य दल से। तो राज्य पार्टी अर्थात क्षेत्रीय पार्टी क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्षेत्रीय पार्टी कौन सी है, ठीक है। कौन सी क्षेत्रीय पार्टी है? जो कि एक राज्य की विधानसभा में कुल वोट का 6% प्राप्त करती है, कम से कम 6%, और 2 सीटें भी जीतती है। मतलब केवल 6% वोट प्राप्त करना ही काफ़ी नहीं है, उसको कम से कम 2 सीटें भी जीतनी होंगी, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो हम बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कितनी क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं इस समय। तो इस समय लगभग 57 से 60 क्षेत्रीय पार्टियाँ हमारे यहाँ पे हैं, याद रखिएगा आप लोग। 57 से 60 क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और राष्ट्रीय पार्टियां कल मैंने आपको बता दिया था 6 हैं, क्योंकि टोटल 8 थी। 8 के बाद एक आपको जोड़ा गया था, कौन? आम आदमी पार्टी, तो 9 हो गया, परंतु 3 लोग का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रद्द कर दिया गया था, इसीलिए अब बची हैं टोटल 6, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। और कुछ राज्य दलों के उदाहरण आप देख लीजिए। कुछ राज्य दलों के उदाहरण, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, आपकी पहले इसमें आती है समाजवादी पार्टी, सपा जिसे आप कहते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी, मुलायम सिंह यादव ने की हुई थी। उसके बाद क्या कह रहा है कि 1996 में इसको 16 स्थान मिले थे, 1999 में 26 स्थान मिले थे, 2004 में 36 मिले थे, फिर 2009 में 23 मिले थे। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप लोग 5 पर ही सिमट गए। ये भी पूरा इनका खानदान ही था जिनको सफलता मिली थी। धीरे धीरे इसका कुनबा भी घट रहा है, परंतु अभी ये मामला इसका पलट गया है, इसीलिए इसको क्षेत्रीय दल का दर्जा ही मिला हुआ है, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अन्य राज्यों में इसकी पकड़ उतनी नहीं है जितनी कि उत्तर प्रदेश में है, इसीलिए इसको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। आपका राष्ट्रीय लोकदल आता है, राष्ट्रीय लोकदल, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय लोकदल है आपका, ये आया आपका, किसने बनाया है? अजीत सिंह के नेतृत्व में। चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे अजीत सिंह, उत्तर प्रदेश का ही ये लिए क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय दल है। तो ये भी आपको नहीं देखना है, बस आके आप एक दो उदाहरण इनके नाम याद रख लीजिए। जैसे मतलब आप लिखेंगे कि क्षेत्रीय पार्टी से आप क्या समझते हैं, एक दो उदाहरण दीजिए, तो उसमें एक उदाहरण आपको ले लेना है, वही उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी। और एक तो मैं आपको कहूँगा कि आप शिवसेना का उदाहरण ले लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण। महाराष्ट्र इसका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। महाराष्ट्र यह एक हिंदूवादी पार्टी है, मतलब हिंदुत्व को ही बढ़ावा देती है। इसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से लेकिन अभी बीच में हट गई थी, परंतु हमारे एकनाथ शिंदे भैया जी थे, उन्होंने पूरा मामला ही बदल दिया। महाराष्ट्र में इसकी अच्छी सफलता है। बाल ठाकरे जो थे इसके आजीवन अध्यक्ष थे, लेकिन जब मर गए तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों लोगों में ठन गई, और उद्धव ठाकरे इसके मेन मालिक बन गए। बेचारे राज ठाकरे कटोरा लेके घूमते रह गए, तो मामला उल्टा हो गया था। तो आप इसको उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत सारे मिलेंगे। एक तेलुगु देशम देखिए आंध्र प्रदेश में है,
आंध्र प्रदेश में। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके जो प्रमुख है फारूक अब्दुल्ला, ठीक है, याद रखिएगा। ये लोग चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में 370 लगा रहे, परंतु देखिए यहाँ पे 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटा दिया गया था, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उमर अब्दुल्ला इनके लड़के हैं, बाद में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, तो इससे आपसे कोई खास मतलब है नहीं, ठीक है। तो आपने इस तरह से देखा कि आपने राज्य दल के बारे में क्या क्या पढ़ा। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है कि राज्य दलों की स्थिति है, तो इससे कोई खास मतलब है नहीं आपका। ये आपका सवाल का इम्पोर्टेंट हेडिंग बनती है कि राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ क्या हैं। राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ क्या हैं, ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो क्या है राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ, हम इसको बात करते हैं, ठीक है। तो जो राजनीतिक दल हैं वो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करते हैं, आपको इनको ध्यान देना चाहिए। देखिए, पहली चुनौती है कि दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। उसके बाद कह रहा है कि वंशवादी उत्तराधिकार है, मतलब उनमें भी वंश चलता है, वंशवाद चलता है, अभी मैं बताऊंगा अभी आपको। फिर तीसरी चुनौती है आपका पैसा और बाहुबल की शक्ति, और चौथी चुनौती है मतदाताओं को सार्थक विकल्प, ठीक है। तो आप हम देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले इसकी चुनौती क्या है। नंबर 1, आप इनको पहले नाम लिख लीजिएगा, फिर आप विस्तार पूर्वक इनको देखेंगे तो आराम से समझ जाएंगे। देखिए, कह रहा है दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी, ठीक है। तो हमारे जो राजनीतिक दल हैं उनमें लोकतंत्र की कमी है, उनमें लोकतंत्र की कमी है। कैसे? लोकतंत्र की कमी का मतलब है कि अगर वहाँ पे कुछ भी चयन होना है तो सभी लोगों के निर्णय से होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। उस राजनीतिक दल का निर्णय केवल कुछ नेताओं के हाथों में ही रहता है, केवल कुछ नेताओं के। शीर्ष स्तर के नेता जो नियम कानून बनाते हैं वही रह जाता है, उसमें अन्य लोगों की नहीं चलती है। ये बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्टी के साधारण सदस्यों को पार्टी के अंदर की घटनाओं के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। नेता पार्टी के नाम पर निर्णय लेने के लिए अधिक शक्ति ग्रहण करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर कोई नेता पार्टी के नाम पर ये निर्णय लेना चाहता है तो उसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पावर ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा भाजपा ही है, तो भाजपा में शिखर के जो 5-10 लोग हैं, 20 लोग हैं, वही लोग जो कहेंगे वही पूरी पार्टी का स्टैंड होगा, वही पूरी पार्टी को मानना होगा। अगर निचले स्तर का कोई व्यक्ति कहे तो उसकी बात को माना ही नहीं जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की कमी है पार्टियों में, ठीक है। तो पहले इनकी चुनौती हो गई। दूसरी चुनौती आप देख लीजिए, वंशवादी उत्तराधिकार। वंशवादी उत्तराधिकार कहने का मतलब है कई राजनीतिक दलों में शीर्ष पद पर वंशवाद चलता रहता है, शीर्ष पद पर वंशवाद चलता रहता है। जैसे पिता बना अध्यक्ष तो फिर उसके बाद उसका पुत्र अध्यक्ष बन जाएगा, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, ऐसे बनता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वंशवाद। मतलब एक प्रकार से आप देखिए कि उस पार्टी के शीर्ष पद पर एक ही परिवार का बीज है, जो वह परिवार चाहेगा वही होगा, बाकी लोग तो कुछ करेंगे नहीं। तो इसका मतलब उस पार्टी में लोकतंत्र कहाँ रह गया। तो वंशवादी उत्तराधिकार का मतलब क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टी का शीर्ष पद जो है कुछ परिवार के सदस्यों के हाथ में केंद्रित रहता है, कुछ परिवारों के सदस्यों के हाथ में क्या रहता है? केंद्रित रहता है, ठीक है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही खराब स्थिति है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है कि सभी लोगों का निर्णय उसमें होना चाहिए, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये इनकी दूसरी चुनौती है। उसके बाद तीसरी चुनौती अगर हम देखें तो लिखा हुआ है पैसा और बाहुबल की शक्ति। तो आपने खुद देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो चुनाव चिन्ह मिलता है, या कहें तो उम्मीदवार जो लड़ाए जाते हैं, उम्मीदवार कैसे लड़ाए जाते हैं? जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसी को उम्मीदवारी दी जाती है। अब एक बात बताइए कि हम और आप जाएंगे और हमको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया जाएगा क्या? नहीं। आपको मालूम है, मैं आपको बताता हूँ कि जब चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के नाम की चर्चा होती है ना, तो लाखों करोड़ों रुपए में ये सीटें बिकती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ के चुनाव का क्षेत्र है, वहाँ पे जो लड़ने चाहते हैं तो एक ही पार्टी से कई उम्मीदवार लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो पार्टी का आला कमान है, हाई कमान है, वो किसी एक को ही लड़ा सकता है, इसलिए उनको पैसा दे देते हैं कि 1 करोड़ दूंगा, मैं 2 करोड़ दूंगा। याद रखिएगा आप लोग इस बात को। तो यहाँ से
ये चीज़ें आपको आ जाती हैं कि इनको पैसा और बाहुबल की शक्ति भी इसमें चलती है, पैसा और बाहुबल की शक्ति है। ध्यान दीजिएगा, पार्टियां सामान्यतया उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट देती हैं जो कि ज़्यादा पैसा रखते हैं, जो कि ज़्यादा पैसा रखते हैं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। नॉर्मल या सामान्य व्यक्ति को वो क्या टिकट देने से कतराती हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, समृद्ध लोगों और पार्टियों को धन देने वाली संस्थाएं भी पार्टी की नीतियों और निर्णयों पर प्रभाव डालती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ, मैंने कई हजार करोड़ रुपए इस पार्टी को दे दिए और मैंने कहा कि देखिए जो मैं बिजनेस चला रहा हूँ आप उसके एरिया में ऐसा काम करिए कि हमारा बिजनेस कुछ ज़्यादा बढ़ जाए, मैं आपको और पैसे दूंगा। तो जाहिर सी बात है उसकी जो नीतियाँ और निर्णय रहेंगे वो मेरी फैक्ट्री को ही तो नज़र में रखकर बनेंगे ना, कि जो मेरी फैक्ट्री के लिए बढ़िया वो नियम बनाए जाएंगे, जो मेरी फैक्ट्री के लिए ख़राब है वो नियम नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, चौथी चुनौती क्या है, मतदाताओं को सार्थक विकल्प। तो राजनीतिक दलों की एक चुनौती ये है कि मतदाताओं को कोई सार्थक विकल्प नहीं मिल पाता है, मतदाताओं को कोई सार्थक विकल्प नहीं मिल पाता है, अर्थात ऐसा लगे आपको कि ये अलग है इसलिए इसको जिताना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप ही भिन्न भिन्न राज्यों में देखते होंगे कि एक साल ये पार्टी जीतती है, फिर एक साल ये जीतती है, फिर एक साल ये जीतती है, फिर ये जीतती है, फिर ये जीतती है, फिर ये जीतती है। कहने का मतलब कि जो जनता है जब 5 साल इस पार्टी को ले आकर देख लेती है तो कहती है कि अब दूसरे को देखना चाहिए। दूसरे किसको देखेगी, दूसरा एक ही तो रहता है ना, बाकी लोग उतने मजबूत रहते नहीं कि उनको देख पाए। इसका मतलब मतदाताओं के पास कोई सार्थक विकल्प होता ही नहीं है, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। राजनीतिक दलों में ऐसी समानताएं हैं, मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टियां कहा जाए तो एक दूसरे से भिन्न है ही नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार सब में है, भ्रष्टाचार सब में है। तो देखिए जनता तो नॉर्मली यही कहती है ना कि ये भी आएंगे तो खाएंगे, ये भी आएंगे तो खाएंगे, चलो जब जिसको मर्जी उसको दे दो, या आधे से ज़्यादा लोग वोट ही डालने नहीं जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ की स्थिति होती है, ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं राजनीतिक दलों की चुनौती, और आप इनको लिखिएगा, ये आपसे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अब अगला जो हमारा है, देखिए अगला जो है और इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, राजनीतिक दलों में सुधार के कुछ उपाय बताइए। तो राजनीतिक दलों में सुधार के जो उपाय हैं, पहला देखिए आपका विरोधी कानून है, फिर संपत्ति और आपराधिक मामलों का विवरण है, और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा जाएगा उनसे। उसके बाद जो है आपको इसमें दिया जाएगा कि आयकर रिटर्न आप दाखिल करिए और बताइए, और यहाँ पे महिला उम्मीदवारों के लिए टिकट का भी प्रावधान रखा जाएगा जिससे पता लगे कि उस महिला उम्मीदवारों को भी टिकट दिया जाए, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं आपको, पहले आप लिख लेंगे विरोधी कानून, संपत्ति और आधिकारिक मामलों का विवरण, और आयकर रिटर्न, और फिर महिलाओं को टिकट, ठीक है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो आइए ज़रा देखिए राजनीतिक दलों में सुधार क्या क्या किया जा सकता है। जैसे ये लिखा हुआ है विरोधी कानून, मैं अभी इसी की बात अलग से करने वाला हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, इस कानून के अनुसार विधायक या सांसद चुनाव के बाद अपनी पार्टी को नहीं बदल सकते हैं, अर्थात दल बदल की नीति नहीं अपना सकते हैं। यदि कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी को बदलता है तो वे विधानसभा या लोकसभा में अपनी सीट खो देगा, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कई निर्वाचित प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए या नकदी पुरस्कार के लिए विपक्षी दल में शामिल हो गए थे। मतलब मैं आपको बताऊं कि जो हमारा 1960 से 70 का दशक था, उस समय एक पैटर्न चल रहा था, आया राम गया राम जैसी स्थिति चल रही थी। कहने का मतलब था कि मान लीजिए 2 पार्टियां हैं और हमारे यहाँ टोटल 100 सीट है, 100 में से 60 इनने जीती है और 40 इनने जीती है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब 100 में से 60 लोग का जो जीते थे उनको तो बहुमत मिल गया, उनको पूर्ण बहुमत मिल गया। कल मैंने आपको बताया था पूर्ण बहुमत क्या है, जब कोई पार्टी आधे से अधिक सीट जीत जाती है तो उसे हम पूर्ण बहुमत कहते हैं, ठीक है। तो ये 60 वाला देखिए आधे से ज़्यादा जीत गया ना, क्योंकि 100 का आधा 50 होता है, 50 में एक जुड़ना चाहिए, कम से कम 51 जीतना चाहिए था, ये 60 जीत गए हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो मतलब क्या निकला आपका कि जब कोई पार्टी 60 सीट जीत जाएगी तो वो अपना चुनाव बना, ये क्या बोलते हैं, अपनी सरकार बना लेगी। परंतु सरकार बनाएगी तो उसमें कुछ ही लोगों को तो मंत्री बनाएगी ना, कुछ ही लोगों को तो मंत्री बनाएगी। तो मैं मानता हूँ कि उसने 12 लोग को मंत्री बना दिया है। कितने लोग को? 12 लोग को मंत्री बना दिया है, ठीक है। बाकी के बचे कितने आपके? 48। मान लीजिए मैंने 20 को ही बोल दिया, 20 को मंत्री बना दिया, तो बाकी के आपके कितने बचे? 40 बचे। ध्यान दीजिएगा,
परंतु ये जो 40 बैठे हुए हैं ये लोग विपक्ष में नहीं रहना चाहते, ये चाहते हैं कि मैं सत्ता पद में आ जाऊँ। तो ये लोग जानते हैं क्या करते हैं, ये लोग कहते हैं भैया देखो इसमें से 13-14 लोग हमारे में चले आओ। अब अगर इसमें से 14 लोग को ये बुला ले गए, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें 14 लोग को बुला ले गए तो इनका 40 + 14 कितना हो गया, 54 हो गया। और जैसे ही 54 हुआ तुरंत ही इनका मामला क्या फंस गया, बताइए आप, इनका मामला क्या फंसा, इनका मामला ये फंसा कि अब इनके पास केवल 46 बच गया। कितना बचा, 46। देखिए इनकी सरकार गिर गई, अब इनकी सरकार बन गई। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि ये लोग 14 लोग भागे क्यों, ध्यान दीजिएगा। ऐसा थोड़ी ना कि मतलब इस पार्टी में थे वैसे इनको बुलाया चलो हमारे में आ जाओ, नहीं, इनको बुलाया क्यों गया, जानते हैं क्यों बुलाया गया, क्योंकि इनको कहा गया कि हम आपको मंत्री बना देंगे, हम आपको इतने करोड़ रुपए दे देंगे, हम आपको इतने करोड़ रुपए दे देंगे, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है कि हम आपको इतने करोड़ रुपए देंगे और हम आपको मंत्री बना देंगे, तो उनको लालच देकर अपनी पार्टी में बुलाया गया था, ध्यान दीजिए। तो इसी स्थिति से निपटने के लिए एक नियम पारित किया गया जिसे हम लोग दल बदल कानून कहते हैं, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग दल बदल विरोधी कानून के बारे में अलग से देखते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे देखिए संपत्ति और आपराधिक मामलों का विवरण। मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे नेताजी लोग हैं, बहुत सारे क्या मान के चलिए 70 से 80% नेताजी लोग ऐसे हैं जिनके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है, काला धन कमा के रखे हुए हैं और उनके ऊपर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। तो चुनाव आयोग ने यही कहा कि आप लोग जितने आपके संपत्ति है, जितनी आपकी संपत्ति है और आपके जितने ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं सबका विवरण आप लोग चुनाव आयोग के पास उपलब्ध कराएंगे। और इसी से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक आदेश पारित किया था। क्या पारित किया था कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनको अपनी संपत्ति का विवरण एक शपथ पत्र में देना पड़ेगा और उनके खिलाफ जितने भी आपराधिक मामले हैं उनको भी जानकारी में देना पड़ेगा, ठीक है, उनकी भी जानकारी देना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये नियम तो बना दिया गया है परंतु इसकी जांच के लिए कोई प्रणाली नहीं है, इसकी जांच के लिए कोई प्रणाली नहीं है कि उम्मीदवार के द्वारा दी गई जानकारी सही है कि नहीं। मतलब मैं 4-5 लोगों का मर्डर कर चुका हूँ और मैंने कह दिया कि मेरे ऊपर एक क्या बोलते हैं धमकी देने का आरोप लगा हुआ, बस अरे मैं मर्डर कर चुका हूँ, मेरे ऊपर क्या बोलते हैं मर्डर के चार्ज तो लगे ही नहीं, केवल इतने बोलेंगे कि मैंने इनको धमकी दी है, बस। ध्यान दीजिएगा, तो ये इसमें कोई नियम कानून नहीं बनाया गया कि कैसे इसकी जाँच की जाएगी। और नियम कानून बनाया भी क्यों जाएगा, बताइए तो, नियम कानून बनाएगा क्यों, संसद ही तो बनाएगी। संसद में चोर नेता ही तो बैठते हैं, अगर ये चोर नेता संसद में बैठेंगे तो अपने खिलाफ नियम कैसे पारित करेंगे, बताइए आप, बताइए, नियम पारित करेंगे क्या लोग, नहीं करेंगे ना। तो वही कह रहा है कि इसमें सुधार का ज़रूरत है, इसमें सुधार करना चाहिए, जांच की एक बॉडी अलग से बनानी चाहिए जो इनके मामलों का जांच करे कि आपको क्या हुआ है। और वो उसमें कौन सी बॉडी जांच करेगी ना, ये किसी को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पता रहेगा तो उनको भी तो पैसा देकर खरीद लिया जाएगा, याद रखिएगा आप लोग इस बात को। उसके बाद क्या कहा गया, आयकर रिटर्न दाखिल करें। तो चुनाव आयोग ने एक आदेश पारित किया है कि राजनीतिक दलों को अपने संगठनात्मक चुनाव कराने और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक कर दिया गया है। दलों ने ऐसा करना शुरू किया है लेकिन कभी कभी यह मात्र औपचारिकता है, ठीक है, इसके लिए भी कोई अभी बॉडी नहीं बनाई गई है कि क्यों क्या होगा इसमें क्या नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कुछ और सुझाव 4 नंबर लिख लीजिएगा, उसमें चौथा नंबर, राजनीतिक दलों के आंतरिक मामलों को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए, एक कानून बनाया जाना चाहिए। अर्थात राजनीतिक दल के अंदर अगर कोई झगड़ा झंझट होता है तो उसके लिए भी एक कानून बनाना चाहिए, ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि उच्चतम पदों के लिए खुला चुनाव कराने के लिए एक नियम पारित करना चाहिए कि किसी भी पार्टी में जो अध्यक्ष होगा उपाध्यक्ष होगा इसका खुला चुनाव होगा। उस पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे संगठनकर्ता होंगे वो सब लोग इसका खुला चुनाव करेंगे, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट आप लिखिएगा, अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, महिला उम्मीदवारों को कम से कम 1/3 टिकट देने के लिए राजनीतिक दलों को अनिवार्य बनाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 1 टिकट 1/3, तो हमने बता दिया ना आपको कि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया भी था। तो उसके अनुसार अब ये पारित हो गया है कि कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। अभी इसमें क्या कर रहा है कि राजनीतिक दलों को ऐसा अनिवार्य बना देना चाहिए कि आप अपनी 1/3 सीटें महिलाओं को देंगे, आप अपनी 1/3 सीटें महिलाओं को देंगे, और अब ना चाहते हुए भी देना पड़ेगा क्योंकि 1/3 सीट फिक्स कर दी गई है।
तो उन सीटों पर केवल महिला ही खड़ी हो सकती है, इसका मतलब इनको महिलाओं को देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, सरकार को अपने चुनाव खर्चों का समर्थन करने के लिए पार्टियों को पैसा देना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मतलब सरकार जो अपने है चुनाव खर्चों का समर्थन कर रही है, उसको पार्टियों को पैसा देना चाहिए, मतलब जो विभिन्न पार्टियां हैं उनको पैसा देना चाहिए जिससे वो इनका समर्थन कर सके। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गए राजनीतिक दलों में कुछ सुधार के कुछ उपाय, कि अर्थात राजनीतिक दलों में सुधार कैसे किया जा सकता है। ठीक, तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, जितना मैंने बोला है छोटे छोटे पॉइंट में आप इनको लिख लीजिएगा। बाकी तो आपका दिमाग है, जो आपके पेपर में आपका दिमाग में काम करेगा वही आप लिखिएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मेरे द्वारा बताई गई चीज़ को ही आप लिखें, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जो हेडिंग आती है वो आती है भारतीय राजनीति की परिप्रेक्ष्य में, भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक दलों की भूमिका। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 6 नंबर में, याद रखिएगा। तो लिख लीजिए क्वेश्चन, भारतीय परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक दलों की भूमिका। हो गया, तो इसमें लिख लीजिएगा भारतीय परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक दलों की निम्न भूमिका है, निम्न भूमिका है। हो गया, तो लिखेंगे आप लोग पहला नंबर राजनीतिक दल किसी देश में लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र, ये किसी देश में लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। हो गया ना, क्योंकि ये अपनी नीतियों के द्वारा जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं और जनता के प्रतिनिधि के रूप में नीतियों और नियमों का निर्माण करते हैं। जनता के प्रतिनिधि के रूप में नीतियों और नियमों का निर्माण करते हैं। हो गया, चलिए दूसरा आप लिख लीजिएगा। दूसरा बोले, राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। जनता को राजनीतिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक दल जनता को क्या प्रदान करते हैं, राजनीतिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। आगे क्या लिखेंगे, राजनीतिक दल अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। लोगों का राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद लिखेंगे राजनीतिक दल चुनावों में सहायता भी करते हैं। राजनीतिक दल चुनावों में सहायता करते हैं। हो गया, कैसे, देखिए, राजनीतिक दलों के कारण ही मतदाताओं को मतदान में काफ़ी सुविधा मिलती है। निर्वाचन में दलों के द्वारा अपने प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं जो उनके पक्ष में प्रचार करते हैं और आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, शासन पर सत्ता का अधिकार प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो कहने का क्या मतलब निकला कि राजनीतिक दल जो हैं, राजनीतिक दल वो चुनावों में भी सहायता प्रदान करते हैं, अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं, अपने पक्ष में प्रचार कराते हैं, जनता को अपनी ओर लुभाते हैं जिससे जनता मतदान करने के लिए जाए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे आप लोग शासन संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। तो राजनीतिक दल जनता के प्रतिनिधि के रूप में, हेडिंग है आपका, ये पहले लिख लीजिएगा, मतलब हेडिंग क्या है वही पॉइंट में लिखिएगा। राजनीतिक दल शासन के संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल शासन के संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। हो गया, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जनता के प्रतिनिधि के रूप में नीतियों का निर्माण करते हैं और शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं।
हो गया। उसके बाद आप लिख लीजिएगा विपक्षी दलों पर, एक मिनट, सरकार पर नियंत्रण रखते हैं, लिखिएगा विपक्षी राजनीतिक दल सरकार पर नियंत्रण रखते हैं, सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। ये सरकार की आलोचना करते हैं, जिससे सरकार सही कार्य करने के लिए प्रेरित होती है, जिससे सरकार सही कार्य करने के लिए प्रेरित होती है। हो गया, ये बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका क्या है, राजनीतिक दल जनता और सरकार के मध्य सेतु का कार्य करते हैं, जनता और सरकार के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। तो कैसे, देखिए विपक्षी राजनीतिक दल, विपक्षी इसके अंदर लिखेंगे आप, क्योंकि विपक्षी राजनीतिक दल जनता की समस्याओं को सरकार के सामने उठाते हैं, सरकार के सामने उठाते हैं, जिससे सरकार को जनता के हित में काम करना पड़ता है, जनता के हित में काम करना पड़ता है। तो इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच किसका काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, राजनीतिक दल शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय बनाए रखते हैं, शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय बनाए रखते हैं। ठीक है, चलिए, तो बस ये हमारा इम्पोर्टेंट हेडिंग खत्म हुआ। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर भी अब समाप्त हो चुका है। एक मैंने जो कानून आपसे बोला बताने के लिए, क्या, दल बदल विरोधी कानून, कि दल बदल विरोधी कानून है क्या, तो आइए ज़रा इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहीं पे देखिए कि जो आपका दल बदल विरोधी कानून है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा पारित किया गया था। 52वें संविधान संशोधन 1985, तो आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 में पारित हुआ। हो गया, आगे लिखिएगा, इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। हो गया ना, आगे देखिए, इसके प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार हैं, इसके प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि दल बदल विरोधी कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आप लिखेंगे दल बदल विरोधी कानून की आवश्यकता, दल बदल विरोधी कानून की आवश्यकता। हो गया, तो देखिए दल बदल विरोधी कानून की आवश्यकता पड़ी तो आखिर क्यों पड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वही मैंने जो 1960 से 70 के दशक की बात की थी ना मैंने, देखिए 1960 से 70 के दशक की जो मैंने बात की थी, उसी के समय ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्यों लाया गया दल बदल कानून। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, मैं बोलूँ, दल बदल विरोधी कानून को लागू करने की आवश्यकता, दल बदल विरोधी कानून को लागू करने की आवश्यकता। हो गया, चलिए, तो मैं लिखता हूँ, आपको बोलता हूँ, आप लिखिए उसको। तो लिखिएगा आप, अब क्या लिखेंगे आप, लिखिए, चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल अहम भूमिका रखते हैं, अहम भूमिका रखते हैं। ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं और पूर्ण बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार बनाते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं और सामूहिक रूप से
सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक फैसला लेते हैं तथा नीतियों का निर्माण करते हैं। नीतियों का निर्माण करते हैं, आप लोग इसको लिखते जाइए कितना मैं बोल रहा हूँ। नीतियों का निर्माण करते हैं, परंतु आज़ादी के कुछ वर्ष बाद यह पाया गया कि राजनीतिक दलों के द्वारा सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी है। सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी है और विधायकों तथा सांसदों के जोड़ तोड़ से सरकारें बनने और गिराई जाने लगी हैं। विधायकों तथा सांसदों के जोड़ तोड़ से सरकारें बनने और गिराई जाने लगी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे लिखिएगा, 1960 से 70 के दशक में ये स्थिति बड़ी विकट हो गई थी। ये स्थिति बड़ी विकट हो गई थी, जिसे आया राम गया राम की स्थिति का नाम दिया गया था। जिसे आया राम गया राम की स्थिति का एक उदाहरण क्या था, इसमें देखिएगा। आया राम गया राम की स्थिति का एक उदाहरण था कि अक्टूबर 1967 में हरियाणा का एक विधायक थे गया लाल। इन्होंने 15 दिन के अंदर 3 पार्टी बदली थी। 15 दिन के अंदर 3 पार्टी बदली थी। तो इन सबको देखते हुए दल बदल विरोधी कानून लाने की जरूरत पड़ी। दल बदल विरोधी कानून लाने की जरूरत पड़ी और अंततः वर्ष 1985 में हो गया। संविधान संशोधन के जरिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया। दल बदल विरोधी कानून लाया गया। दल बदल विरोधी कानून लाया गया, हो गया, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार हैं। तो लिखेंगे आप लोग, इस कानून के तहत किसी विधायक या सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि वह स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता को त्याग देता है। वह स्वेच्छा से पार्टी कोई सदस्यता को त्याग देता है। ठीक है। दूसरा लिखेंगे, कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तभी उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। तीसरा आप देखेंगे, सदन में पार्टी के विपरीत पक्ष में वोट करता है। सदन में पार्टी के विपरीत पक्ष में वोट करता है और स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है। ठीक है, इस बात को हम बोलते हैं व्हिप। क्या बोलते हैं? व्हिप बोलते हैं। मतलब जब संसद में कोई भी वोटिंग होने वाली रहती है, जैसे मान लीजिए कि आज यहाँ पे एक नियम कानून आने वाला है, एक विधेयक आने वाला है, जिस पर वोटिंग कराई जाएगी। अब मान लीजिए टोटल आपके 545 सदस्य हैं, तो 545 में से आपको कम से कम यहाँ पे 273 का मतदान चाहिए। तो सरकार के पास मान लीजिए 300 विधायक हैं, ये 300 सांसद हैं, तो सरकार को 300 वोट तो मिलेंगे, इसका मतलब नियम पारित होना ही है। परंतु कभी कभी क्या होता है, इसमें से 30-35 लोग गायब हो गए। मान लीजिए 35 लोग गायब हो गए तो केवल 265 बचे। तो अब अगर 265 मतदान करेंगे तो कैसे पारित हो गए? नहीं होगा ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये 35 अगर नहीं गए या 35 दूसरे के पक्ष में वोट कर दिए, तब तो ये नियम पारित ही नहीं होगा। और जैसे ही नियम पारित नहीं हुआ, सरकार अविश्वास में आ जाएगी और अविश्वास मत ला के सरकार को गिरा दिया जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। तो इसीलिए मामला क्या होगा कि अगर ये 35 लोग उस दिन नहीं आए, तो सरकार ने कहा कि हम एक व्हिप जारी करते हैं, अर्थात आपका आना कंपलसरी है। और आपका आना ही नहीं कंपलसरी है, हमारे पक्ष में वोट देना भी कंपलसरी है। अगर आप नहीं आए तो हम आपकी सदस्यता को रद्द करा सकते हैं। अर्थात आप न सांसद रह जाओगे, ना आप विधायक रह जाओगे, आप एक साधारण आदमी रह जाओगे। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो बताया गया, वो कहा गया कि दल बदल विरोधी कानून में ये बताया गया, देखिए, दल बदल विरोधी कानून में बताया गया कि यदि कोई सांसद या विधायक
स्वेच्छा से अपनी पार्टी को त्याग देता है, या अपनी पार्टी के विपरीत मतदान करता है, या कोई निर्दलीय विधायक या सांसद किसी पार्टी में शामिल हो जाता है। निर्दलीय का मतलब समझते हैं कि मान लीजिए आपके यहाँ चुनाव हुआ, आपके यहाँ चुनाव में से 5 लोग खड़े हुए थे, 5 लोग खड़े हुए मतलब एक आपके कांग्रेस के थे, एक भाजपा के थे, एक सपा के थे और एक बसपा के थे, और एक किसी पार्टी से नहीं थे, अपने मन से खड़े हुए थे और जीत गए ये, तो इनको कहा जाएगा निर्दलीय विधायक या निर्दलीय सांसद। ठीक है, तो जो किसी पार्टी से ना हो और जीत जाए तो उसे निर्दलीय कहेंगे। परंतु अगर उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर लेना तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। ठीक, और उसके बाद मान लीजिए जैसे कि हमारे पास 100 लोग थे, 100 में से 60 हमारे खेमे में थे और 40 इनके खेमे में थे, तो मेरे 15 लोगों को इन्होंने बुलाया था। मेरे कितने लोग को बुलाया था इन्होंने, 15 ने। मैं क्या करूँगा, इन 15 लोग की सदस्यता रद्द करवा दूंगा। मैं इन 15 लोग की सदस्यता को क्या करा दूंगा, रद्द करा दूंगा। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो 15 लोग की सदस्यता रद्द हो जाएगी तो मेरे पास अब भी बचेंगे कितने, 45। तो अगर 100 में से 15 की सदस्यता रद्द हो गई तो अब बचे 85। तो 85 का जो आधा होता है लगभग 42.5 होता है। तो तब भी मेरे पास अभी 45 बचे हैं, 42.5 से ज़्यादा ही हैं। इसका मतलब मैं अभी बहुमत में हूँ, अर्थात सरकार मेरी ही बनने वाली है। ठीक है, अगर ये 15 की सदस्यता नहीं रद्द होती तो ये 40, 15, 55 हो जाते और मैं 45 पे चलाता, मेरी सरकार गिर जाती और सरकार इसकी बन जाती। परंतु मामला उल्टा हुआ ना, 15 लोग को सस्पेंड कर दिया गया, रद्द कर दिया गया सदस्यता इनकी। तो बात ये उठी कि क्या हमेशा रद्द कर दिया जाएगा, क्या हमेशा रद्द कर दिया जाएगा अगर कोई भाग के जाता है तो मैंने कहा नहीं, हमेशा नहीं रद्द होता है। देखिए, जब ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था, तो मैं आपको बता दूं 52वां संविधान संशोधन जब 1985 में लाया गया था तो कहा गया कि अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य, लिख लीजिएगा आप लोग इस बात को, 1985 के अनुसार लिखेंगे आप लोग, दल बदल विरोधी कानून 1985 के अनुसार कहा गया कि यदि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। मतलब 1/3 जाएं चाहे 1/3 से ऊपर जाएं, 1/3 जाएं या 1/3 से ऊपर जाए। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 60 थे, तो 60 में से अगर 20 भाग गए ना तो समझिए 1/3 भाग गए, अर्थात इनकी सदस्यता नहीं रद्द होगी, इनकी सदस्यता बनी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, तब सरकार मेरी गिर जाएगी। अर्थात 40 उसके पास था, मेरे 60 में से 20 भाग गए और इसने 20 ले लिए, टोटल 20 ले लिए, तो इसके कितने हो गए, 60 हो गए, और इनका जो रिएक्शन चलेगा वो ऊपर चलता चला जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो सरकार इनकी बन जाएगी, ये सरकार इनकी अब बन जाएगी। अगर 20 भागें चाहे 20 से ज़्यादा भागें तब भी उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। तो प्रॉब्लम ये हुई, तभी बहुत ज़्यादा नहीं था, 20 तो भाग ही सकते हैं, 60 में से 20 तो भाग ही सकते हैं। ठीक है, तो सरकार ने एक और नियम लिया, 2003 में एक 91वां संविधान संशोधन किया गया। तो आप उसके नीचे अब लिखिएगा कॉपी में अपने, परंतु 91वें संविधान संशोधन से इस नियम को बदलकर यह कहा गया कि यदि किसी पार्टी के 2/3 या उससे अधिक सदस्य, कितने, 2/3 या उससे अधिक सदस्य दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तब उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। मतलब पहले 1/3 था, उसे अब बदलकर 2/3 कर दिया गया। याद रख लीजिएगा, ये पॉइंट नोट करिएगा। एक तो पॉइंट नोट करिए कि 52वां संविधान संशोधन कब आया था, 1985 में। इसका नाम क्या था, दल बदल विरोधी कानून। इसके तहत संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें फिर से संशोधन कब किया गया था, 2003 में किया गया था, 2003 में 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके तहत क्या कहा गया कि अब किसी राजनीतिक दल का अगर 2/3, कितना, 2/3 भाग किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। जैसे उदाहरण वही लीजिए कि अगर आपके पास टोटल 60 थे, इनके पास 40 थे, तो अब इनका 2/3 भागना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 40 लोगों को भागना पड़ेगा। तो 40 लोग को भागना इतना आसान नहीं है, याद रखिएगा, 40 व्यक्तियों का भागना इतना आसान
नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कठिन हो गया इसको बदलना, दल बदल करना बहुत कठिन हो गया है, याद रखिएगा। परंतु अगर अब भी कोई पार्टी पूरी तरह से भाग जाए, जैसे मान लीजिए 60 में से 40 भाग गए, तो पार्टी कहाँ रह गई? तो सोचिए पूरी खत्म हो गई ना, इसका मतलब ये नई पार्टी बन गई है, याद रखिएगा आप लोग। तो इस तरह से आपका सिस्टम होता है दल बदल विरोधी कानून में, ठीक, याद रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में एक नए चैप्टर और एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, और साथ साथ तैयारी भी परीक्षा की करते रहिए। चलिए।